का नाम लो नाम, सुनकर जली कटी सी बातें, बोले श्रीमती के श्रीमान, सुन मेरी भगवान। और ये संचालन जो है कि वाक्पटुता है, आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए। मुझको मुश्किल में डाल रखा है, सुबह से घर से निकाल रखा है, तो घर जाऊं तो जाऊं मैं कैसे, हाथ में बेलन संभाल रखा है। माना कि कमाने का मुझमें हुनर नहीं है, दौलत का भी तुम मगर कोई घर नहीं है। क्या हुआ तुमको अगर चेहरा बदलना आ गया, हमको भी हालात के सांचे में ढलना आ गया। वाह। आत्मा के शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है। तो ऐसे ही कवि हमारे बीच है रोहित राकेश जी। जी। तो आपने कई चैनल पर, कई नेशनल चैनल पर आपने इनको देखा होगा कविता पढ़ते हुए, और कई कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए आपने देखा होगा। और बरेली में ये नाम के मोहताज नहीं है साहित्य जगत में। तो ऐसे ही हमारे बीच हैं रोहित राकेश जी, कवि रोहित राकेश जी। रोहित राकेश जी को हमने कई बार इनवाइट करा चैनल पे, तो आज इन पे टाइम मिला, तो आज हमें टाइम दे रहे हैं हमारे चैनल के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो अपने बारे में बताइए, कैसे आप साहित्य में आए? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। और देखिए, साहित्य का मतलब होता है जिसमें सबका हित निहित, उसे साहित्य कहते हैं। बचपन से ही साहित्य के प्रति मेरा लगन था, रुझान था। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था बरेली में विष्णु कॉलेज में। उस समय एज क्या थी आप? लगभग रही होगी उम्र मेरी, लगभग 17-16। कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? ये बात मैं कर रहा हूँ सन 1994-95 के आसपास। 94-95 की बात करते। उस समय तो बड़े बड़े साहित्यकार हमारे थे लोग। हाँ जी, बरेली किशन सरोज की धरती है। हाँ। वसीम बरेलवी की धरती है। और मुझे जो साहित्यकार बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो अखबारों का रहा है। मैं अखबार बहुत अधिक पढ़ता था। बचपन में मुझे आज भी याद है, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो उस समय हिंदी की क्लास हमारे नेत्रपाल सर लिया करते थे। तो हिंदी के प्रति मेरा रुझान था। बरेली राधेश्याम कथावाचक की धरती है। हमारी दादी जो है राधेश्याम रामायण पढ़ती थी। और जो पारिवारिक जो परिवेश था, क्योंकि हमारे घर में अक्सर ब्राह्मणों का आना जाना था, तो वो जब ब्राह्मण आते थे तो हमारी दादी वेद पाठी थी। तो पूरा परिवार, हमारे पड़ोस में आकाशवाणी के डायरेक्टर रहते थे और मैं बचपन से ही आकाशवाणी जाया करता था। हमारी माताजी आकाशवाणी में टॉक किया करती थी। तो आकाशवाणी जब मैं जाता था तो वहाँ साहित्यकारों से। आपकी मदर भी साहित्य से जुड़ी हुई थी? नहीं, मदर साहित्यकार नहीं थी, लेकिन गृहिणी में थी। आकाशवाणी में एक कार्यक्रम आता था युगवाणी। अच्छा। उसमें जैसे महिलाओं से पूछा जाता था अचार कैसे डालें, अच्छा। मुरब्बा कैसे बनाएं, है ना। तो वो घरेलू जो चर्चाएं होती थी। हमारे पिताजी लकड़ी के व्यापारी थे, तो हमारे पड़ोस में आकाशवाणी के जो निदेशक थे वो अपने साथ उन्हें आकाशवाणी ले जाया करते थे। तो परिवेश जो है हमारा सांस्कृतिक रहा। हमारे पिताजी नाइटिंगेल्स मेलोडी क्लब से जुड़े हुए थे। राज मलिक जी उसके निदेशक थे। उसमें प्रियंका चोपड़ा के पिताजी अशोक चोपड़ा जी भी जुड़े हुए थे। तो मीनू कोठारी। तो बरेली कला की नगरी है, साहित्य की नगरी है, संगीत की नगरी है। तो सबसे पहले मैंने संगीत सीखा। मैं हारमोनियम बजाना भी जानता हूँ, तो मैंने हारमोनियम सीखा और धीरे साहित्यकारों के मैं टच में आता चला गया। कहते हैं शराबियों के टच में आता चला जाता है। शराबी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शराब खाना कहाँ है, वो अपना स्थान स्वयं देख लेता है। तो बस ऐसे ही लोगों से जुड़ता चला गया और साहित्य के प्रति रुझान हो गया और साहित्य का विद्यार्थी बन गया। तो पहली कविता आपने कब लिखी, कौन से एज में लिखी? अब ये तो मुझे याद नहीं है कि पहली कविता मैंने कब लिखी और कौन सी एज में लिखी, लेकिन हाँ, तुकबंदियाँ करा करता था मैं। कैसी तुकबंदी है वो बताएंगे? प्रश्न बड़ा जटिल है, विधि बड़ी कठिन है, बनाना नहीं ना लो आसान। प्रश्न बड़ा जटिल है, विधि बड़ी कठिन है, बनाना नहीं आसान। छोलो का ना लो नाम, सुनकर जली कटी सी बातें, बोले श्रीमती के श्रीमान, सुन मेरी भगवान। अशोक मसालों ने सब काम किया आसान। छोटी छोटी कविता। और आयोजन जब भी महाभोज का है, सब्जियों में पड़ा मसाला अशोक का। इस तरह की छोटी छोटी तुकबंदियाँ मैं बचपन में बहुत किया करता था। और अपने मित्रों के तुकबंदी से ही कविता शुरू होती है जी। कविता का जो मूल स्रोत है वो हृदय है। हृदय है। और आज जब व्यक्ति आहा से उपजा होगा पहला गान,
तो कहीं ना कहीं पीड़ाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। मेरा परिवार एक व्यापारी परिवार में जन्म हुआ। मेरा जो नाम है वो रोहित अग्रवाल है। राकेश मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा। जी जी। तो हर साल मैं अपने पिताजी के नाम से एक सम्मान भी करता हूँ। छोटी सी उम्र में था, पिताजी का निधन हो गया, तो मेरे मन में थी कि उनके नाम से एक सम्मान शुरू करूँ। तो है ही, कविता तो पढ़ते हैं लेकिन मंच का संचालन भी करते हैं, और ये बड़ा टिपिकल काम है मंच पर कवियों को संचालन करना, बड़ा टिपिकल। कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, जितना जितना प्रयास होता है लक्ष्य उतना ही पास होता है। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, दुष्कर नहीं है। और ये संचालन जो है एक वाक्य पटुता है। आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिकता से आप जुड़े हुए होना चाहिए, और एक संचालक को जो है घर की छोटी बहू कहा जाता है। जैसे छोटी बहू होती है ना, हर जो कवि आता है उसके हर राज को जानता है संचालक। हाँ, नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो संचालक को बड़ा विनम्र होना चाहिए, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। तो धीरे धीरे मैं ये तो नहीं कहूँगा, जैसे कुमार विश्वास जी हैं, एक मजे हुए संचालक हैं। तो बहुत कुछ अगर देखा जाए तो मैंने उनसे भी ग्रहण किया है। मधुमक्खी जो होती है ना, वो कभी यहाँ से रस लेती है, कभी यहाँ से रस लेती है, यहाँ से रस लेती है, और एक शहद का निर्माण करती है। तो वो मधुमक्खी की तरह जो है, कहीं ना कहीं से मैंने कहीं ना कुछ ग्रहण किया है और एक रस बनाने का प्रयास किया है। तो साहित्य में आपका कोई आइडियल है कि हाँ, आपने मुझे ये कभी अच्छा लगता है, या जी, ये एक के रूप में आप लेते हो? अनेक आइडियल है मेरे। मैंने बहुत कवियों को सुना है। अगर उर्मिलेश जी का नाम सुना जाए तो उर्मिलेश जी बदायूं के हैं, मेरे आइडियल हैं। मैंने किशन सरोज जी हमारे बरेली के हैं, मेरे आइडियल हैं। कि वसीम बरेलवी मेरे आइडियल हैं, बशीर वद्र मेरे आइडियल हैं, डॉक्टर कुमार बेचैन जी मेरे आइडियल हैं। तो मैं सभी कवियों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और ये सभी मेरे आइडियल हैं। तो आप रोहित जी, आप युवा हैं जी, और आजकल बड़ा कम देखा जाता है कि युवा साहित्य की ओर आए, साहित्य की ओर उसका झुकाव हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी चल गया है, तो बहुत क्रिएटिविटी अपने सोशल मीडिया पे भी लोग करते रहते हैं। तो क्या अंतर देखते हैं पहले के युवाओं में, आज के युवाओं में? देखिए, मैं आप सबसे पहले तो आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। युवा बहुत तेजी से काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, युवा बहुत अच्छा लिख रहा है। मैं राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम बरेली जिला अध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है, और बरेली में ही बहुत सारे युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये युवाओं पर एक आरोप लगाया जाता है युवा बागी हो गया है। युवा बागी नहीं, तेवर दिखाता है, बस करना है तेवर वाले। युवा अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे युवा लिख रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, बस उन्हें खोजने की आवश्यकता है और उन्हें समझाने की आवश्यकता है। और कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, अब तो काव्य कुंभ भी लग रहे हैं, इस तरह के कवियों के मेले लग रहे हैं। बस कमी कहाँ ये है, ये जो गुरु परंपरा जो हुई है वो ख़त्म होती जा रही है। अगर युवाओं में काम ये है कि अब वो लोगों से सीखने की अगर जज्बा रखें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन युवा काम अच्छा कर रहा है। रोहित जी, एक ऐसी कविता जो आपके बहुत दिल के नज़दीक हो, वो आप हमें दर्शकों को अगर सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। देखिए, माँ से अगर ये पूछा जाए कि तुम्हें कौन से बच्चे दिल के नज़दीक हैं, तो ये तो कहना कठिन है, लेकिन आपने कहा है कुछ सुनाने के लिए, तो कुछ तो होगा ना कि आपने मेरे, हाँ ये बहुत बढ़िया, मैंने मतलब दिल के करीब है आके लिखिए, बहुत बढ़िया लिखी। मैंने जो कुछ लिखा दिल से ही लिखा, फेफड़ों से कुछ नहीं लिखा है। तो मैं पढ़ता हूँ जो, लेकिन एक बच्चा बड़ा प्यारा होता है। जी हाँ। तो मैं तो केवल यही पढ़ता हूँ जो मंचों का पढ़ता हूँ, कि मुझको मुश्किल में डाल रखा है, मुझको मुश्किल में डाल रखा है, सुबह से घर से निकाल रखा है, और घर जाऊँ तो जाऊँ मैं कैसे, हाथ में बेलन संभाल रखा है। तो पत्नी अर्थात पति पर तनी, और हस्बैंड जिसके हंसने पे लगा हो बैंड। मैं पढ़ता हूँ अमित जी, मैं तो प्रणाम करता हूँ आपको। मैंने लिखा कि गरम गरम उस खिचड़ी से डर लगता है, गरम गरम उस खिचड़ी से डर लगता है, मुझको मेरी बीवी से डर लगता है, उसकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, मुझको मेरी मर्जी से डर लगता है। डर लगता है। तो आपको डर लगता है वाइफ से? देखिए, हर कोई डरता है जब, तो ये सतियाँ हैं, लेकिन क्योंकि बरेली वसीम बरेलवी की धरती है। तो मैं कुछ एक शेर भी आपको पढ़ देता हूँ। मैंने कहीं पर लिखा कि माना कि कमाने का मुझ में हुनर नहीं है, माना कि कमाने का मुझ में हुनर नहीं है, दौलत का भी तो मगर कोई घर नहीं है। माना कि कमाने का मुझ में हुनर नहीं है,
दौलत का भी तो मगर कोई घर नहीं है, इस जिंदगी में हर कोई है यहाँ सफर में, है कौन किसका हम सफर खबर नहीं। तो अमित जी लिख तो आप भी लेते हो। नहीं भाई देखो भाई, हमने आपसे ही सीखा है। ठीक है, नहीं आपसे सीखा है, आप हमारे गुरु हैं इस क्षेत्र में, आप हमारे मित्र हैं। तो आपने ही थोड़ा बहुत मुझे सिखाया है, तो मैं एक कविता पढ़ देता हूँ जो मैंने लिखी है। क्या हुआ तुमको अगर चेहरा बदलना आ गया, हमको भी हालात के सांचे में ढलना आ गया। वाह। और सिरफिरी आंधियों को, तो सिरफिरी आदमी हो जाता है, तो सिरफिरी आंधियों को थोड़ा सा सहारा क्या मिला, उसको भी इंसान के सर पर चढ़कर उछलना आ गया। वाह वाह वाह। अब बिछ जाएंगे रास्ते पर न जाने कितने गुलाब, हाँ। बिछ जाएंगे रास्ते पर न जाने कितने गुलाब, जब आपको नंगे पांव कांटों पर चलना आ गया। वाह। और शुक्रिया ए पत्थरों, बेहद तुम्हारा शुक्रिया, शुक्रिया ए पत्थरों। इतनी ठोकर लगती है आदमी के जीवन में, तो शुक्रिया ए पत्थरों, बेहद तुम्हारा शुक्रिया, हमको भी रास्ते पर सिर झुका के चलना आ गया। और लास्ट में है, नींद की आंखों से दूरियां बढ़ती गई, नींद की आंखों से दूरियां बढ़ती गई, जब ख्वाब को पलकों के आंगन में टहलना आ गया। वाह। तो आपकी कृपा ये काम आप भी ठीक ठाक कर लेते हो, ऐसा नहीं है। तो रोहित जी, आप राजनीति में भी हो जी, और कभी भी हो, और कभी का काम होता है कलम चलाना जी। एक पत्रकार के रूप में हम भी काम कर रहे हैं जी। एक पत्रकार भी होता है, कभी लोगों का एंटरटेनमेंट भी करता है जी। तो सत्ता के प्रति भी लिखता है, सत्ता की जो गलतियां हैं उसको उजागर करता है अपनी कलम से जनता के सामने। तो कैसे आप बैलेंस करते हो? तमाम ऐसे कवि हुए जो राजनीति से जुड़े रहे, और तमाम राजनीतिक ऐसे हुए जो कवि रहे। तो हाँ, लेकिन वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है वो कुछ और होगा, कलमकार नहीं है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जहाँ पर मर्यादाएं तोड़ी जाती हैं चुनावों में, कुछ भी कह देना, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ है आप पे लिखा है आपने कुछ? जी, देखिए, राजनीति तो एक ऐसी दलदल है जिसमें बहुत कुछ गलत होता है और विसंगतियां रहती हैं। मैंने कहीं पर लिखा कि सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले। अब एक कवि का आक्रोश सुनिएगा। सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले, कौन है भोला कौन है भाला पता चले। मैं राजनीति में हूँ लेकिन तब कहता हूँ, सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले, कौन है भोला कौन है भाला पता चले, और सच्चाई के साबुन से सोच रहा हूँ नेता बन ही जाऊँ मैं, कैसे होता है घोटाला पता चले। कैसे होता है घोटाला पता चले, और फूलों के रास्ते पर चलने वालों को कैसे पड़ता पाँव में छाला पता चले, सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले। तो रोहित जी, एक वो कविता जो आपकी वायरल हो गई हो, जिसने आपको नाम दिया हो, कौन सी कविता है? जैसे आप रोहित से रोहित राकेश बने, कभी रोहित राकेश बने। तो मुझे याद आता है अपना वो दिन जब मैं शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम में गया था, वाह वाह, और सन 2005 की बात है वो। और मैंने प्रोग्राम देखा था आपका। जी। उस समय मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। तो वो कविता है तलाश एक वधू की, अगर आप कहें तो मैं तो आप सुनाइए। सुना देता हूँ कि रात रात भर गिनता रहता हूँ तारे, रात रात भर गिनता रहता हूँ तारे, जिंदगी कट रही है उसी के सहारे। रात रात भर गिनता रहता हूँ तारे, जिंदगी कट रही है उसी के सहारे, और आशाओं का दीपक मन में जलाया है, इस वर्ष होगा विवाह मेरा। मैं नहीं कहता, वर्मा जी ने बताया है। मैं नहीं कहता, वर्मा जी ने बताया है। और चलेगी बधू कोई भी गोरी हो या काली, चलेगी बधू कोई भी गोरी हो या काली, बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली। बहुत बढ़िया। चलेगी बधू कोई भी गोरी हो या काली, बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली, और मुझ में उसको निराला दे दिखाई, नवीन कवि का उजाला दे दिखाई, और नहीं बंधन किसी उम्र या जात का, नशा कुछ और ही होता है पुरानी शराब का। बहुत बढ़िया। नशा कुछ और ही होता है पुरानी शराब का, और कविता का उद्देश्य होता है मैसेज देना। अगर मैसेज दे दिया हो तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि गोरी गांव की हो या शहर की, वक्त की नजाकत को पहचानती हो, और स्कूटर और कार चलाना चाहे ना जानती हो, मगर ईश्वर को जरूर मानती हो, रिश्तों से करती हो प्यार, मन निर्मल हो इतना जैसे गंगा की धार। तो यही कविता थी जो नेशनल
लेवल पर, नेशनल चैनल पर टेलीकास्ट हुई थी और आपको प्रसिद्धि मिली थी बरेली में। कई कविताएं थी, पर ये कविता मैंने आपको सुनाई, मुझे हाँ। कविता मेरी शुरुआती दौर की कविताओं में से थी। हाँ रोहित जी, पुराने बहुत कवि हुए हैं, आर्थिक तंगी में उन्होंने कविताएं लिखी हैं, बहुत खूबसूरत कविताएं लिखी हैं, बड़ी ऐतिहासिक कविताएं लिखी हैं। तो ये आर्थिक जो होती है तंगी उस समय की थी, और आज का युवा जो इस क्षेत्र में आ रहा है, कविताओं के क्षेत्र में आ रहा है, साहित्य के क्षेत्र में आ रहा है, तो क्या देखते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहले जो है इतने संसाधन नहीं थे। बच्चन जी का जब दौर था उस समय चिट्ठियाँ जाती थी कवियों के पास, और कवियों को कवि सम्मेलन के बदले अनाज दिया जाता था। कभी कोई तय करके नहीं जाता था, उसे जो मिल जाता था वही उसका पारिश्रमिक होता था। बच्चन जी की उस समय कविता आई थी मधुशाला, और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, और मधुशाला जब उन्होंने लिखी थी तो वो मधुशाला काफ़ी प्रसिद्ध हुई कविताएं। अंग्रेज़ों ने भी उसका प्रमोशन किया उस कविता का। तो बच्चन जी कवि सम्मेलनों को चूज़ करने लगे, जो कवि सम्मेलन में जितना अधिक पारिश्रमिक मिलता था उस कार्यक्रमों में जाते थे। धीरे धीरे ये प्रथा थोड़ी आगे बढ़ी। तो नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कई गाने लिखे, शोखियों में घोली जाए थोड़ी सी शराब, ए भाई जरा देख के चलो, चूड़ी नहीं है दिल मेरा। फिल्मों में गीतकार हुए, पहले गीतकार कवि के रूप में वो स्थापित हुए। तो उन्होंने पारिश्रमिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उस समय कई ऐसे कवि थे जिन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। ऐसे भी कवि थे जिन्होंने प्रदीप जी थे, फिल्मों के लिए मना कर दिया था कि नहीं लिखते हम। हाँ, लेकिन नीरज जी ने फिल्मों के लिए तमाम गाने लिखे, और संतोष जी इसमें, संतोषानंद जी ने गाने लिखे। लेकिन कुमार विश्वास जी ने उसको थोड़ा सा नया आयाम दिया और कवियों के डेकोरम को थोड़ा सा बढ़ाया। फिर कवि जो सोफे पे अब बैठने लगे हैं, मसनद बैठने लगे हैं। अब कवियों का इवेंट होने लगा है, 3 घंटे का इवेंट होता है, और उस 3 घंटे के इवेंट में पहले पूरी रात भर के कवि सम्मेलन होते थे, लेकिन अब कवि सम्मेलन का क्लेवर और फ्लेवर बदला है। तो श्रोता वर्ग भी अब, क्योंकि आजकल यूट्यूब का दौर आ गया है, तो वो अपने हिसाब से कवियों को बुलाता है, और मोबाइल का दौर है। मोबाइल का दौर जी, तो निश्चित तौर पर मोबाइल के साथ AI का भी दौर है जी, क्योंकि आजकल फिर कंप्यूटर भी कविताएं लिखने लगा है। बिल्कुल। तो कवियों को सम्मान मिला है, कवियों का पेमेंट बढ़ा है। और रोहित जी देखो, पसीना भी आ रहा है आपका। हाँ, इंटरव्यू चल रहा है आपका, और मौसम बरसाती है, तो मैं तो यही बरसात की कविता के बिना कविता पूरी नहीं होती। भैया मैं तो अमित जी यही कहना चाहूँगा कि लम्हा लम्हा नूर बरसेगा, कतरा कतरा सरूर बरसेगा, प्यास धरती की बढ़ गई है इतनी, आज बादल जरूर बरसेगा। बहुत बढ़िया। तो भैया पानी बरसने में खुशी छड़ जा रहे हैं। हाँ, इंद्रदेव मेहरबान होने जा रहे हैं पानी बरसने। इससे पहले कि पानी बरसे, हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं कविताओं के रूप में आप देना, कोई कविता के रूप में आप युवाओं को संदेश देना। मैं तो युवाओं के लिए केवल इतना ही कहना चाहूँगा, कहीं राज बहादुर विकल जी ने लिखा, शाहजहांपुर के कवि थे, कि सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायर पानी पर, सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायर पानी पर, धरती निछावर होती है लपटों से खिली जवानी पर, पशुबल का होता हिरास नहीं धन की मनमानी चलती है, इतिहास उधर चल देता जिस ओर जवानी चलती है। जिस ओर जवानी चलती तो है। युवा वर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय युवाओं में कविता के प्रति काफ़ी क्रेज है, युवा वर्ग काफ़ी जागरूक है। मैं तो अभी मथुरा गया था अधिवेशन में, मैंने कई युवा देखे जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। बस ये है कि यूट्यूब पर उनकी वीडियो वायरल होने की देरी है। आप जैसे यूट्यूबर्स उन्हें वायरल करने का काम करेंगे और वो पब्लिक के सामने आएंगे। इस समय हिंदी का जो प्रताप है, हिंदी का जो स्कोप है, वो बहुत समृद्ध है। भाई हम गांधी उद्यान में हैं और ये साहब तैयार हो गए, अब जाओ, कह रहे हैं जाओ, ठीक है जी। और भाड़ा लेके खड़े हैं भाई, इस पे कुछ बोले हैं? देखिए, ये तो मुझे चौकीदार लग रहे हैं, और मैंने कहीं पर लिखा, क्योंकि बरेली की धरती है, तो पहला मिसरा मैंने वसीम साहब को उठाया, और मोदी को ही लोग चौकीदार कहते हैं, तो मैंने पहला मिसरा वसीम साहब का, 3 मिसरे मैंने अपने चिपका दिए। अच्छा। हाथ से व्यंग कवि हूँ तो हाथ से की रंग में बात करता हूँ। वसीम साहब ने कहीं पे लिखा कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, आपने सुना होगा। अब मैंने क्या कहा
कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दें। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दें। और मुश्किल से मिलती है कमाई पाप की, मोदी के कहने से क्या इसको खाना छोड़ दें। खाना छोड़ दे, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। खाने दूंगा। और फिर कहते हैं घर घर शौचालय, तो जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तो घर घर शौचालय बनाने की क्या आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है। तो ये व्यंग है। तो रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि आपका लगातार बाहर आना जाना इस समय लग रहा था, और इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हम आपको बुलाते रहेंगे अपने चैनल पर, और अपनी कविताओं से लोग को हंसाते रहेंगे और गुदगुदाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिएगा हमारे साथ भक्ति विद फूड ब्लॉग।